Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम बात करेंगे ई रिटेल मार्केट के बारे में. इंडिया का पुश टुवर्ड्स डीप सी जीएस पेपर 3 फेयरवेल टू इक्वलाइजेशन लेवाई क्या है ये, तो we'll talk about that. Preparing for rape and attempting to crime, what is the difference between that and PM Shri scheme? So जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे you will get that picture clarity. Shriram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content. Those who are preparing for 2025 attempt, we have previous year question की series that is currently going on. Here topic wise previous year questions are being taken. You can refer. For those who are preparing for 2026, we have UPSC Foundation course जिसमें आपके GS के सेशन, CSAT की क्लासेस, 1-to-1 mentorship और previous year questions and toppers की guidance, everything is taken care of. You can get yourself enrolled into that course as well for the one who are preparing for 2026. Here, Parliamentary panel urges Union Minister of Education to release the pending Samagra Shiksha Abhiyan funds. So basically, what is the context? Let me discuss about that first. Parliamentary Standing Committee has asked Union Minister of Education कि पैसा रिलीज करें more than 4,000 करोड़ to release in the funds for समग्र शिक्षा अभियान to तमिल केरला वेस्ट बंगाल. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड रिलीज नहीं करे हैं बिकॉज इन स्टेट्स ने साइन नहीं करा MOU फॉर PM श्री स्कीम. MOU सबको पता है कैसा एग्रीमेंट है जहां पर स्टेट नीड्स टू साइन टू रिसीव द फंडिंग अंडर द PM श्री स्कीम. नाउ कमेटी कह रही है, पैनल कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान जो है ये एक पुरानी स्कीम है, ये लॉन्च हुई थी PM श्री स्कीम से पहले, जो कि स्कूल्स की परफॉर्मेंस को, एजुकेशन को इम्प्रूव, स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए है. तो समग्र शिक्षा अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर. अगर आप SSA के फंड्स होल्ड कर रहे हो क्योंकि PM श्री स्कीम का MOU की वजह से, दैट इज नॉट फेयर. क्योंकि फंड्स डिले होंगे तो स्कूल्स जो है स्टेट्स के अंदर वो स्ट्रगल करेंगे फाइनेंशियल इश्यूज के साथ, टीचर्स की सैलरी पे इफेक्ट आएगा, क्लासरूम रिसोर्सेज पे आएगा, स्कूल डेवलपमेंट पे आएगा. तो फंड को रिलीज करें इमीडिएटली ताकि स्कूल सफर नहीं करें. ठीक है जी. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल टॉक अबाउट PM श्री स्कीम. PM श्री स्कीम जो है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लॉन्च करी गई. इसके अंदर पर्पस है कि हम 14,500 मॉडल स्कूल्स एस्टैब्लिश करेंगे जो फोकस करेंगे जिस पे हॉलिस्टिक एजुकेशन पे, 21st सेंचुरी स्किल डेवलपमेंट पे, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट. ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ. बेटर लर्निंग मेथड्स, यू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, याद करना है, तो थ्रू इंटरैक्टिव एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए. देखो आज आपकी जो एजुकेशन है ना वो एक हाइपर कॉम्पिटिटिव हो गई है और उस हाइपर कॉम्पिटिटिव के चलते हमको ये लग रहा है कि देयर इज लव फॉर नॉलेज. हालांकि इसके चलते हो क्या रहा है, जस्ट रॉट लर्निंग. सो वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी लैब्स हो, अच्छी लाइब्रेरीज हो, स्मार्ट क्लासरूम्स हो, इको फ्रेंडली स्कूल बिल्डिंग्स हो, ग्रीन स्पेस हो, वाटर कंजर्वेशन हो. राइट, जिस तरीके से ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं उसकी जगह बच्चों को उनके स्किल्स और उनके अंडरस्टैंडिंग पे असेस किया जाए. सो दैट इज द स्कीम अबाउट. सरकार ने 27,360 करोड़ एलोकेट किया 5 साल के लिए, मतलब टिल 2026-2027. राइट, आउट ऑफ दीज 18,128 करोड़ विल कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगी. रही बात समग्र शिक्षा अभियान की, SSA, ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये सरकार का एजुकेशन प्रोग्राम है जो कहता है कि हर एक बच्चा इंश्योर करें कि उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल तक. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है, तो फ्री कंपल्सरी एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले जो बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आपका कहता है उसके तहत. ठीक है जी. सो ये PM श्री स्कूल्स के फीचर्स हैं, ये मैंने आपको बता ही दिए हैं और बजट जो है वो भी आई हैव शेयर्ड. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दिस जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स की सीरीज वेयर 2 फैकल्टीज दे कम एंड डिस्कस सम ऑफ द हॉट बर्निंग इश्यूज एंड एपिसोड्स के थ्रू ये पॉडकास्ट सीरीज चल रही है. दैट इज आउट ऑन द प्लेटफॉर्म. यू कैन रेफर दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड एंड जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें.
बहुत से और भी सेशंस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, यू कैन रेफर देम इन योर प्रिपरेशन। अच्छा लगता है कंटिन्यू करो, फायदा होगा आपका ही। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट जो है वो $60 बिलियन रीच कर चुका है इन ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होती है कि जैसे मान लो एक ऑनलाइन स्टोर है मोबाइल फोन्स का, 1000 मोबाइल फोन्स वो बेच रहा है 10,000 की रेट पे, ठीक है, तो लगभग 1 करोड़ सेल हो गई। ये जो 1 करोड़ की सेल हुई है, दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, टोटल सेल जो उसने करी। ये क्या दर्शा रहा है? डिमांड को दर्शा रहा है। सेल, सिर्फ सेल करी, उसमें उसका कोई प्रॉफिट, उसने कितना कमाया, उसकी पेमेंट फीस, उसकी प्लेटफॉर्म की फीस कितनी गई है, डिस्काउंट कितना दिया, ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हो आप। सिर्फ ग्रॉस टोटल सेल जो हुई है इतने की हुई है, दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आजकल तो सब्जियां भी ऑनलाइन आ जाती है, फ्रूट्स ऑनलाइन, ग्रोसरी ऑनलाइन, हर एक चीज ऑनलाइन आ रही है, कपड़े ऑनलाइन, राइट। इट इज बिकमिंग वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस बन गया है। मतलब आप देखो तो टीयर 2 से टीयर 3 की तरफ भी आगे ये चीजें बढ़ गई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी ना थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है इसमें। क्यों देखने को मिला है? उन्होंने बोला एक तो इन्फ्लेशन के चलते, हाई इन्फ्लेशन, दूसरा देयर इज स्टेग्नेशन इन रियल वेजेस, लोगों का जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो कम हुआ है, राइट। एक डिस्क्रिशनरी जो लोग खर्चते हैं, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नीड नहीं होती है, हमारी वांट्स आप लगा लीजिए, बस एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है, जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, या आपके जिम है, या आप एंटरटेनमेंट के लिए आप कहीं जा रहे हो, तो वो कम हुआ है थोड़ा। इसकी वजह से ई रिटेल पे इम्पैक्ट पड़ा है। ग्रोथ गिरी है 10 से 12%, राइट, इन 2024, क्योंकि पहले जो थी 20% के आसपास आती थी। अब लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं होगी, तो वो सप्लाई कैसे होगी? सप्लाई नहीं होगी तो जॉब लॉस होगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, बूस्ट कैसे करेगी, ग्रोथ कैसे होगी? तो उस ग्रोथ के लिए अब यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि टू रिवाइव द रिटेल ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवीन करेगी। 2030 तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 170 से 190 बिलियन डॉलर रीच करेगी, राइट। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इट क्रॉसेस $3,500 to $4,000। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज सेट टू राइज, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो थी वो हो नहीं रही है अभी। तो सरकार ई कॉमर्स के ग्रोथ के लिए क्या क्या करती है? वी हैव स्कीम्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, नेशनल रिटेल पॉलिसी, ई कॉमर्स एक्सेस हो, ठीक है। लेकिन देखो, ब्लिंकिट से कुछ मंगाया, जेप्टो से कुछ मंगाया, ई कॉमर्स बहुत तेजी से फैल रहा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर लुक्स ब्राइट। क्या हैं वो 3 ऐसे मेजर ट्रेंड्स जो ऑनलाइन शॉपिंग को बूस्ट करेंगे? एक तो फास्ट डिलीवरी, पॉपुलर फैशन ट्रेंड जो हो गया ना, ट्रेंड फर्स्ट, फटाफट जो ट्रेंडिंग में आए कपड़े वो पहले आ गए यहाँ, तो ऑनलाइन सेल्स और होगी। अफोर्डेबल शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, इतने बिग बिग डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो हाइपर वैल्यू कॉमर्स। ये 3 चीज़ें हैं जो ड्राइव करती हैं उसको, राइट। 2025 ऑनवर्ड्स फेस्टिव सीजन की डिमांड आएगी, सो ई कॉमर्स विल रीबाउंड। एज फार एज ई रिटेल ग्रोथ इज कंसर्न, ऑनलाइन शॉपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ आगे लेकर जाएंगे? ग्रोसरी शॉपिंग, क्लोथ से लेके, मतलब आजकल तो टूथपेस्ट भी ऑनलाइन मंगा लो जी, ठीक है। तो ये चीज़ें, एक तो ये ग्रोसरी एंड डेली यूज प्रोडक्ट जो है, इट विल ड्राइव ग्रोथ। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से बढ़ के इट इज स्प्रेडिंग बियॉन्ड बिग सिटीज, टीयर 3 सिटीज में जा रही है। 2020 तक 60% जो न्यू ऑनलाइन शॉपर्स थे, दे हैव कम फ्रॉम टीयर 3 स्मॉल सिटीज, सो दैट इज ऑल्सो पॉइंट। क्विक कॉमर्स होगा, फास्ट डिलीवरी होगी 10 मिनट में, तो इट हैज टेकन ओवर 2/3 ऑफ द ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर्स, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। क्लियर है जी? तो ये सब कुछ लिखा है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है डीप ओशन के बारे में। इंडिया कंप्लीटेड वेट टेस्टिंग ऑफ इट्स मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। देखो इंडिया का क्या है ना, अपने पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हर कंट्री का होता है, आपके कोस्ट से लेके कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो यहाँ पर इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, लिविंग रिसोर्सेज पे भी, नॉन लिविंग रिसोर्सेज पे भी। तो अगर आप एक लेवल डीप जाते हैं 3 किलोमीटर्स, कितना डीप जाएंगे आप? 6 किलोमीटर्स। डीपेस्ट कितना है बताइएगा मुझे। पैसिफिक ओशन ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मेरियाना ट्रेंच कितनी डीप है, राइट? तो एक पॉइंट पे ओशन बेड पे यू हैव देयर एक्सक्लूसिव राइट्स। वहाँ आपको न्यूरोसिटिकल, फिशरीज एंड मेराइन रिसोर्सेज, जो कि ऐसे रिसोर्सेज दैट विल हेल्प यू इन क्लाइमेट चेंज, दैट विल हेल्प यू इन द ग्रोथ, इकोनॉमिक पोटेंशियल है उनका। साथ ही साथ जो आप जैसे सबमरीन्स बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है डीप ओशन मिशन को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके ड्यूअल पर्पस है। एक तो इकोनॉमिक पोटेंशियल तो है उसका, पीसफुल पर्पस तो है उसका, लेकिन उसके साथ साथ उसका मिलिट्री पर्पस भी है। आप उसे नेवल सर्विलियंस के लिए, वॉरफेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो वो सोच समझ के करना है, चीज़ों को देखना है, राइट? इकोनॉमिक पोटेंशियल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आने वाले टाइम में सबको होगा ना, ये हमारा है, ये यहाँ से हम ले जाएं, हम ले जाएं, हम ले जाएं। तो इंडिया इज कंप्लीटिंग दिस टेस्टिंग। ये जो डीप सी सबमरीन है, ये 6 किलोमीटर तक नीचे जाएगी टू एक्सप्लोर दी अंडर वाटर मिनरल्स। आप डी सी एक्सप्लोरेशन क्यों कर रहे हैं? इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, बताओ मैटर क्यों करता है ये इतना? यूएन क्लॉज के हिसाब से इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर द लिविंग एंड ऑन देयर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपके ईईजेड में आते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की टेरिटरी कितनी है? 200 नॉटिकल माइल्स। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सी बेड में बहुत से वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, ऑयल, गैस, जो कि इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए, ग्रोइंग इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स मैंने आपको बताया, जो न्यूट्रिशन बेनिफिट ऑफर करेंगे। ओशनोग्राफिक एंड क्लाइमेट डेटा है, जो सपोर्ट करेगा क्लाइमेट मॉडलिंग को, वेदर फॉरकास्टिंग को, एनवायरमेंटल रिसर्च को। अच्छा, आप इससे और भी देखो, आपकी जो ऑयल पाइपलाइंस होती हैं, अंडर वाटर केबल्स हैं, इंटरनेट ट्रैफिक कम करने के लिए पास करता है, यहीं से ही करता है, वेल मेंटेन्ड होती हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, प्रेशर बढ़ता है। एक ये ज्योग्राफी का पॉइंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ओशन में नीचे जाते हो, टेम्परेचर का क्या होता है, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और सैलिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, ठीक है? और मैंने आपको बताई थी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है और सिक्योरिटी पर्पज से भी है, ठीक है? आपको अवेयरनेस रहेगी, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होगा, देयर विल बी काउंटर मेजर्स। सो इसीलिए दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। रही बात डीप ओशन की, तो डीप सी जो है, द एवरेज डेप्थ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की है, दैट इज 3741 मीटर्स एवरेज डेप्थ। बुर्ज खलीफा सुना है? वो गाना जी करता दिला दूं बुर्ज खलीफा। अब वो जो बुर्ज खलीफा की जो हाइट है ना, उसका 4.5 टाइम्स आप लगा लो, उतनी डेप्थ है। इंटेंस प्रेशर है, कंप्लीट डार्कनेस है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, राइट? जितना मीन सी सरफेस लेवल पे प्रेशर है ना, उसका 380 टाइम्स नीचे प्रेशर है। 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना है। अगर सबमरीन को प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया तो अंडर प्रेशर कोलैप्स कर जाएगी, राइट? सो what India needs to do next now? To explore, to research, to increase funding in this area, to establish resource centers of excellence, to increase funding, to develop this 10-year roadmap. This is important. ठीक है जी? आगे बढ़े। The government has proposed the abolition of 6% equalization levy on online advertising in the Finance Bill 2025, reducing the tax burden on digital ad consumers and lowering the cost on platforms like Google and Meta. आपने कहा गूगल जी एक ऐड चला दो, गूगल आपको सर्विसेज दे रहा है, वो ऐड अगर आप चला रहे हो तो अगर मान लो 70,000 लगे, जिसमें से 20,000 रुपये आपने टैक्स दिया,
तो वो टैक्स जाता है आपकी टोटल जो 90,000 लगा ना, उसमें 20,000 सरकार टैक्स लगाती थी। क्योंकि अगर एक फॉरेन डिजिटल कंपनी है, वो रिवेन्यू अर्न कर रही है आपसे, इंडियन यूजर से, और उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, तो ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। गूगल है, मेटा है, अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, इतना रिवेन्यू कमाते हैं, इंडिया से कमाते हैं विदाउट पेइंग द टैक्स। सो दिस टैक्स लॉ अप्लाई ओनली टू द कंपनीज जहां पर फिजिकल ऑफिस या उनकी प्रेजेंस इंडिया के अंदर नहीं है, to the companies with a physical office or presence in India. So these digital businesses were escaping taxation. Like fair taxation हो, revenue लॉस प्रिवेंट करे, इंडिया ने 2016 में ये लगाया, जो एडवर्टाइजिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्ट्रीमिंग, ये सब सर्विसेज दे रही है। 6% था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है। सपोज एक इंडियन कंपनी है, 1 करोड़ रुपए गूगल को दे रही है ऑनलाइन ऐड के लिए, तो उसमें से 6% कट जाएगा एज अ टैक्स, तो गूगल 94 लाख लेगा इंस्टेड ऑफ 1 करोड़, क्योंकि 6 लाख तो इक्वलाइजेशन लेवाई लग गया। फॉरेन टेक जाइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फेयर टैक्स में, लेकिन अभी यूएस कह रहा है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, आपके यहाँ पे मतलब आप टैक्स लगाते हो ऐसा हम टैक्स लगाएंगे, आपका इंपोर्ट, अभी उसने कहा 25% का टैरिफ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे काफ़ी झटका लगा, काफ़ी शेयर्स नीचे गिरे, ठीक है, ऑटोमोबाइल पे। तो ट्रेड रिलेशंस इस तरीके से इस टाइम यूएस के साथ इंडिया के चल रहे हैं। यूएस ने वार्न किया कि एक रिटेलिएटरी टैक्स, रेसिप्रोकल टैक्स इंडियन कंपनीज पे लगेगा अगर इंडिया ने कंटिन्यू किया इस लेवाई को इम्पोज करना रखा तो अब काफ़ी क्रिटिक्स का ये कहना है इसके चलते इंडिया ने ये हटा दिया। तो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज इसको क्रिटिसाइज कर रही थी कि इनसे, इसके चक्कर में हमें डबल टैक्स भरना पड़ता है कि हम अपने होम कंट्री में जब टैक्स भर रहे हैं। यूएस ने तो बहुत अपोज किया इसको, क्योंकि कंपनीज हमारी अफेक्ट हो रही हैं। Are you getting my point? So that is what happened. तो इस टाइम इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवाई हटा दिया है, डिजिटल टैक्स पॉलिसी में शिफ्ट, राइट। What will be the long term strategy? That is the other part. देखो, जो मेन डिसएग्रीमेंट है ना, दैट इज हाउ टू डिवाइड द प्रॉफिट फ्रॉम द डिजिटल बिजनेसेस बिटवीन द कंट्रीज। यूएस वांटेड ओनली एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू बी टैक्स्ड, बाकी इंडिया एंड द अदर डेवलपिंग नेशंस वांट कि एक फेयर सिस्टम होना चाहिए जहां पर प्रॉफिट शेयर होना चाहिए बेस्ड ऑन कि कहाँ आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, राइट। तो ये सिनेरियो चल रहा है। ये एक इफेक्टिव रेवेन्यू रिसोर्स रहा है। इंडिया ने $40 बिलियन डिजिटल टैक्स से अर्न किया 2022 में, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें ना 1-to-1 ऐसे डिस्कशन वाली हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए साथ साथ इस पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। अगला जो आर्टिकल है वो है, अभी आपने पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट वॉज रिव्यूइंग अ केस जहाँ पर पॉक्सो एक्ट हैड ऑर्डर्ड अ ट्रायल अगेंस्ट 3 एक्यूज्ड। Now, recently, there was a hold on the stay on the High Court's decision. ठीक है, तो what is rape and what is attempt to rape? There is a difference. ऐसा ये जो सिनेरियो मैं वो समझा रही हूँ आपको। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या फ़र्क है, ये आपको अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम हम प्रिपेयर कर रहे हैं फिर हम अटेम्प्ट देंगे, वो नहीं है। If you are planning, if you are getting ready to commit a crime, that is preparation. एक हथियार खरीद लिया है कि इसको लूटना है, that is the example. और फिर आपने डायरेक्ट एक्शन लिया, गन रखा पॉइंट पे, कैशियर के पैसा लिया, भाग गए, तो वो प्रिपरेशन इज नॉट ऑलवेज पनिशेबल। लेकिन ये जो अटेम्प्ट किया फिर आपने, दैट इज पनिशेबल। नाउ जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी दैट वाज रिगार्डिंग रेप केस, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को लेकर ही, राइट। सो अब ये क्या इसमें भी अप्लाई होती है, तो इस पे सारी बात है, जिसके चलते जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया कि आप प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में फ़र्क है।
accused could not be charged with attempted rape क्योंकि the prosecution failed to prove that the crime had progressed beyond preparation से आगे. उन्होंने कहा attempt नहीं हुआ तो rape नहीं. आप समझ रहे हो बात को? So here Supreme Court stepped in and High Court was too lenient in its judgment. उन्होंने कहा, उन्हें ऐसा लगा attempted rape should not be dismissed as mere preparation. मतलब real action होता पहले, ऐसा नहीं है. The case needed a more detailed review. It is more sensitive. तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है. What is the difference between attempt and rape? So we have to define the legal meaning of attempted rape. ठीक है जी. So that was the whole session for today. I hope things are clear. If any doubt, you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.